कि झारखंड में इन दिनों आप लोग चर्चा ये चल रही है कि झारखंड में आप लोगों को पेशा कानून लागू होने वाला है। और पेशा कानून लागू होने से तो झारखंड की क्या एसटी एससी आबादी यानी कि आदिवासी भाइयों को क्या बेनिफिट होने वाला है, नहीं होने वाला है, वो सारा आप लोग आज की इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही आदिवासी भाई जो एसटी एससी हैं उन लोगों को पेशा कानून लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से उस सबको फायदा होने वाला है। चाहे आरक्षण की बात करते हैं, चाहे किसी भी स्तर से बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले पेशा कानून के बारे जानेंगे और इसके डिटेल्स के बारे हम जानेंगे कि पेशा कानून क्या है, पेशा कानून का महत्व क्या है, पेशा कानून क्यों लाया जा रहा है और झारखंड में क्यों यहाँ पे लागू होगा, इसका विशेषता क्या है, इन सभी के बारे हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। राइट, तब आप लोग समझ में आ जाएगा कि एसटी एससी यानी कि आदिवासियों के लिए क्या बेनिफिट पेशा कानून के माध्यम से होने वाला है। राइट, तो चलिए हम लोग एक एक करके विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेशा कानून होता क्या है। राइट, तो देखिए पेशा कानून देखिए क्या होता है, तो देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में पेशा एक ऐसा एक्ट लागू करने की व्यवस्था है। ये आप लोग पेशा कानून जो होता है 5वीं अनुसूची में पूरे भारत के 10 राज्य को ही शामिल किया गया है और पेशा कानून उसी राज्य में लागू होता है जिसमें से 50% से अधिक आदिवासियों की जनसंख्या होना चाहिए। 1996 में पहला बार आप लोग बता देना चाह रहे हैं पूरे देश में ये आप लोग कानून बना था पेशा एक्ट का, जो कि आदिवासियों के हित के लिए बना था, लेकिन आप लोग उड़ीसा और झारखंड में इसको किसी कानून से लागू नहीं किया गया था, लेकिन इस बार हर हाल में लागू करवाना है ताकि तभी आप लोग का यहाँ पे हक अधिकार मिल सकेगा और आप लोग संरक्षण प्राप्त हो सकेगा। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है चलिए आप लोग बताते हैं। तो देखिए कि आप सभी को बताएं कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ऐसा पेशा एक्ट लागू करने की व्यवस्था है। राइट, वर्तमान में देश के कुल 10 राज्य जो कि 5वीं अनुसूची में आते हैं, जिनके आप लोग नाम है देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और ये सब आप लोग का है। राइट, तो जिसमें से 8 राज्य को अनुसूचित जनजाति के रूप में उसको शामिल किया गया था। सिर्फ आप लोग बता देना चाह रहे हैं झारखंड और उड़ीसा ही ऐसा प्रदेश था जिसको नहीं किया गया था। ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में आती है, लेकिन पेशा कानून यहाँ पे लागू नहीं हुआ था। राइट, तो देखिए क्या है कि हाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना इस अनुसूची में उन्हीं राज्यों को शामिल किया जाता है जहां जनजातियों की आबादी अधिक होगा, यानी 50% अधिक होना चाहिए। राइट, तो देखिए पेशा एक्ट 1996 लागू होने के बाद झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर अन्य राज्यों ने लागू कर दिया था और ये राज्य पे भी डिपेंड करता है राज्य सरकार और क्या करती है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि सरकार तो आप सभी पता होगी कि आदिवासियों की बात करती है, लेकिन सबसे मेरे नजर में सबसे अधिक आदिवासियों का शोषण ही हो रहा है। आप किसी भी असर से देख सकते हैं। राइट, तो देख सकते हैं पहले क्या होता था, जो भी गांव देहात में होता था कोई कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करता था, पहले पंचायत हुआ करता था, पंचायत के माध्यम से ही सारा फैसला A to Z आप लोगों को सुनाया जाता था, आप सभी को भी ज्ञात होगा। राइट, देखिए तो पेशा अधिनियम आप लोग बता देना चाह रहे हैं देखिए कि 1996 का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की अस्थायी स्वशासन को मजबूत करना, यानी कि जो आदिवासी भाई लोग हैं वो लोग का खुद का शासन स्थापित करना। अभी तो आप लोग ग्राम पंचायत में देखने को मिलता है, किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। आपका क्षेत्र में खनन होगा तो आपका कोई अधिकार नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वही जब पेशा कानून लागू हो जाएगा तो वो बिना ग्राम सभा की अनुमति के वो एक ईंट तक नहीं हिला सकता है। जब तक से ग्राम सभा अनुमति नहीं देगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए पेशा कानून को लाया गया था ताकि यहाँ के लोगों को जो संस्कृति है, कल्चर है, भाषा है, वो सब का अपना संसाधन वो सब बचा रहे, वो सब के किसी प्रकार के शोषण ना हो। राइट, तो देखिए अस्थायी स्वशासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ही इसको लाया गया था। इस एक्ट के जरिए जनजातीय समुदाय को अपने अस्थायी स्वशासन से जोड़ कर रखने और उसे सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। इस आप लोग का एक्ट के माध्यम से ही जनजातियों का जो
स्वशासन यानी कि खुद का शासन को एक प्रकार से मजबूत बनाने के लिए इसमें बात किया गया है और इसी के लिए ये कानून आप लोगों को लाया गया। पेशा एक्ट को संसद ने 1996 में पारित किया। भारतीय संसद के द्वारा 1996 में ही इसको पारित कर दिया गया। आपसे बताएं 10 राज्य अनुसूची 5 के अंतर्गत में आती है, जिसमें से 8 राज्य तो लागू कर दिए हैं, बाद बाकी 2 राज्य जो कि उड़ीसा और झारखंड में लागू नहीं हुआ है। राइट, देखिए अब आगे होता है कि नहीं। और देखिए राष्ट्रपति ने इस एक्ट को अपनी मंजूरी 24 दिसंबर 1996 को देकर इसे कानून का रूप दिया था। और राष्ट्रपति उस समय जो थे, राष्ट्रपति कोई भी कानून के जब तक से वो सिग्नेचर नहीं करेंगे, लास्ट राष्ट्रपति का ही होता है, जब तक से वो नहीं करेंगे तब तक से कुछ नहीं हो सकता है। राइट, तो देखिए इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में संशोधित रूप में लागू करना है और 5वीं अनुसूची में जो राज्य शामिल होता है वहीं पे ये कानून लागू होता है। राइट, तो हम लोग अब जानेंगे पेशा अधिनियम 1996 की आवश्यकता क्यों पड़ी। राइट, 10 राज्य में अनुसूचित जो आप लोग पैसा कानून आया है, ये जरूरत क्यों पड़ा, कुछ तो रीजन होगा तब तो आया, ऐसे तो नहीं आ जाएगा उठ पाट के। राइट, तो कुछ तो उसमें रीजन होगा, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे मित्रों। ठीक है, चलिए तो देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान के भाग 9 के प्रावधान 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होती है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार यानी कि जो पंचायत आप लोग पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान के जो 9 भाग है 5वीं अनुसूची में के क्षेत्र पर लागू नहीं होती है। यानी कि जब पेशा कानून लागू हो जाएगा उस समय पंचायत जो अभी मुखिया होता है, सरपंच होता है, उस तरह का व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगा। उसमें ग्राम सभा के माध्यम से चुना जाएगा, यानी कि वो परंपरागत रहेगा। जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे माझी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, वो सबके सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, उसी प्रकार से होगा। यानी कि जो आदिवासियों का पौराणिक परंपरा है वही चलेगा, पंचायती राज ये सब नहीं चलेगा। राइट, तो उसमें मुखिया वगैरह नहीं रहेगा, सारा चीज ग्राम सभा के माध्यम से होगा। जब तक ग्राम सभा अनुमति नहीं देगा तब तक से कुछ नहीं होगा। राइट, तो देखिए इसमें यह प्रावधान है कि संसद इन प्रावधानों को इन क्षेत्रों तक विस्तारित कर सकती है, बशर्ते को निर्देशित अपवादों और संशोधनों के अधीन हो। ये सबके अंदर रहेगा, अनुसूचित 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रहेगा, तो वहां पे आप लोगों को उसका प्रभाव नहीं रहेगा, पंचायत व्यवस्था का प्रभाव नहीं रहता है। राइट, देखिए इसी प्रावधान के तहत संसद ने पंचायत प्रावधान यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पारित किया और इसीलिए 1996 में पेशा एक्ट को लागू किया गया। राइट, जिसे लोकप्रिय रूप से पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। राइट, इसी का होता है अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, यही इसी को बोला जाता है पेशा अधिनियम। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो पेशा अधिनियम है इसका आवश्यकता क्यों पड़ा। राइट, क्योंकि आदिवासियों का जो पौराणिक परंपरा है, जो उन लोग का पंचायत का जो विधि व्यवस्था है वो उसी के अनुरूप चलेगा, इसलिए इस पेशा को लाना गया है ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आदिवासी भाई लोग हैं, वो लोग का सभ्यता, कल्चर, सारा चीज बचा रह सके। राइट, देखिए यह कानून संविधान की भाग 9 यानी कि पंचायतों प्रावधानों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों को विस्तारित करता है, लेकिन इन क्षेत्रों में जनजाति समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ। राइट, तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए इस प्रकार संक्षेप में पेशा अधिनियम पंचायतों के लिए संवैधानिक प्रावधानों और 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों को दिए गए विशेष दर्जे के बीच के खाई को पाटता है। इन क्षेत्रों में पंचायती राज ढांचे का विस्तार करता है और इन क्षेत्र में पंचायती राज की ढांचे का विस्तार करता है। साथ ही साथ देखिए ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय आबादी के पारंपरिक अधिकारों और शासन संरचनाओं को समायोजित करता है। राइट, तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे अब हम लोग जानेंगे कि 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप सभी के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा
थोड़ा बहुत आप लोग बता ही दिए होंगे, तो डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो देखिए 5वीं अनुसूची भारत में 10 राज्यों के अंतर्गत निर्देशित क्षेत्र है जिनमें महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी है, और 5वीं अनुसूची उसी क्षेत्र को मतलब ऐड किया जाता है जिसमें आदिवासियों की जनसंख्या 50% से अधिक हो, राइट, तब जाके वहां पे आप लोग पेशा कानून लागू होगा। 50% अगर नहीं रहेगा आदिवासियों की जनसंख्या तो वहां पे पेशा कानून लागू नहीं होगा, राइट। आगे देखिए, इन क्षेत्रों के साथ देश के अन्य क्षेत्रों से अलग व्यवहार किया जाता है और दूसरे जगह की अपेक्षा यहां पे नियम कानून आपको अलग ही देखने को मिलेगा। वही यहां पे बोलना चाह रहा है कि इन क्षेत्रों के साथ देश के अन्य क्षेत्रों से अलग व्यवहार किया जाता है, राइट, क्योंकि इनमें आदिवासी रहते हैं, क्योंकि यहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। आप सभी को पता होगा आदिवासी लोग सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक हर तरीके से पिछड़े हुए रहते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकते हैं। इसलिए उन लोगों के संरक्षण के लिए इस प्रकार का आप लोग का अधिनियम लाया गया है, जो कि एक प्रकार से काबिले तारीफ है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए 1996 में पेशा कानून लागू हुआ था, लेकिन झारखंड और उड़ीसा में नहीं लागू हो पाया। इसके लिए यहाँ के लोग भी जिम्मेवार हैं और यहाँ के लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए पेशा कानून के लिए, राइट। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरे झारखंड, उड़ीसा में आप लोग कैंपेन चलाइए, राइट, और आप लोग आवाज उठाए कि पेशा कानून लागू होना चाहिए ताकि आप लोगों को संरक्षण प्राप्त हो सके, और इसी के माध्यम से आप लोगों का सभ्यता, संस्कृति सारा चीज बचेगा, नहीं तो सारा चीज बर्बाद ही हो जाएगा, राइट। तो देखिए, तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा, तथा उनकी स्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और उन लोगों को परिस्थिति यानी कंडीशन को सुधारने के लिए ही इस प्रकार का अधिनियम आप लोगों को लाया जाता है। संविधान में इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष प्रशासन प्रणाली परिकल्पना की गई है और राज्य में संचालित संपूर्ण सामान्य प्रशासनिक तंत्र इन क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं है, राइट। देखिए, संविधान में इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशासन प्रणाली की परिकल्पना की गई है, लेकिन देखिए राज्य में संचालित संपूर्ण सामान्य प्रशासनिक तंत्र इस क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाता है। सरकार के द्वारा तो बहुत ही अच्छा योजना लाया जाता है, प्रशासनिक ढांचे को लाया जाता है, लेकिन सही रूप से जो पहुंचना चाहिए व्यक्ति के पास वो नहीं पहुंच पाता है, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पंचायती कर रहे हैं। तो पेशा कानून का मेन मकसद ही है यहाँ के संस्कृति को, भाषा को, कल्चर को, और मेन मकसद है यहाँ के लोगों को उसका हक दिलाना, राइट। आप सभी देखते होंगे यहाँ की खनिज संपदा दोहन हो रहा है और यहाँ पे के आदिवासी लोग भाई दर दर भटक रहे हैं। नेता लोग मस्त थे, आदिवासी नेता लोग मस्त थे, लेकिन जो आम पब्लिक है वो लोग पढ़ ही लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था ही है। आप लोग कल के वीडियो में ही आप लोग बताए थे झारखंड का शिक्षा व्यवस्था किस तरह का है। एक तो ढंग से स्कूल नहीं मिलेगा, एक ढंग से कॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ झारखंड में डिग्री दिया जाता है। डिग्री के बल पे आप कुछ नहीं कर सकते, डिग्री के बल पे आप सिर्फ कागज प्राप्त कर सकते हैं। स्किल नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं, डिग्री कागज ही रहेगा। रघुवर दास ने 2019 के चुनाव में ठीक ही कहा था, आप पीएचडी कर लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर आप में स्किल नहीं है तो आप कोई मतलब कहने आप नौकरी होगा ही नहीं, राइट। जिसका स्किल रहेगा वो कहीं भी रोजगार कर लेगा, राइट। चलिए आगे। तो देखिए पेशा एक्ट का उद्देश्य, ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि पेशा एक्ट का उद्देश्य क्या है, जो कि 1996 में जो ये कानून आया था, 1996 ईस्वी में जो ये कानून आया था, इसका मूल उद्देश्य क्या, हर किसी का उद्देश्य रहता है। आप देख रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपको जानना है पेशा कानून क्या है, आदिवासी भाई के लिए क्या बेनिफिट है, और यह आप लोग जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तब ना आप जानिएगा, तब ना अपने भाई बंधु जागरूक कीजिएगा कि पेशा कानून हम लोग लागू करवाएंगे। अगर सरकार नहीं आगे आ रही है तो हम लोग लागू करवाएंगे, आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, तब जाके आप लोगों को कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसके पेशा कानून के हम लोग क्या जानेंगे, उद्देश्य के बारे जानेंगे। क्या जानेंगे मित्रों, इसके उद्देश्य के बारे हम लोग जानेंगे। तो देखिए पेशा एक्ट 1996 उन राज्यों के लिए बनाया गया है जहां आदिवासी आबादी अधिक है, जहां पे आदिवासियों की जनसंख्या आधी रहेगी, मतलब जितना जनसंख्या रहेगा उससे अधिक रहना चाहिए। आप सभी को पता हुआ झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या घट रहा है। 1951 से 2011 के बीच में आप लोग देखे होंगे
45% 1951 ईस्वी में था और वही 2011 की जनगणना में घट के 28, 26, 27% हो गया। तो बताए कैसे पैसा कानून लागू होगा, कैसे परिसीमन होगा, कैसे यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा। यही सब आप लोग को जाके समझाना है और सभी लोगों को समझना है। बोले थोड़ा सबका निजी फायदा छोड़ना है और समस्त आदिवासी भाइयों के लिए सोचना है, तब जाके आपका झारखंड भी बचेगा, आपका समाज भी बचेगा। ठीक है, सारा चीज आप लोग को बचेगा। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया। पेशा एक्ट 1996 उन राज्यों के लिए बनाया गया है जहां आदिवासी आबादी आप लोग अधिक है और यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और इलाके के समुचित विकास के लिए पेशा एक्ट को बनाया गया। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसको समस्त विकास के लिए इस प्रकार का योजना को लाया जाता है, इस प्रकार के अधिनियम को, इस प्रकार का एक्ट को लाया जाता है ताकि आदिवासियों का भी विकास हो सके। आप सभी देखे होंगे आदिवासी बहुल क्षेत्र में किस तरह, अभी भी जाइएगा तो सही तरीके से आपको पक्का सड़क नहीं मिलेगा, जो कि झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया, अभी तक बन जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कानून लाया जाता है, लेकिन देखिए दुर्भाग्य देखिए झारखंड में लागू ही नहीं हो पाया। ऐसे में कैसे चलेगा बताइए? ऐसे में चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। राइट, तो देखिए तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गए। पेशा एक्ट के जरिए इन इलाकों में प्रशासन की विशेष प्रणाली विकसित करने की कोशिश की गई है और यह पेशा कानून के माध्यम से ही इस क्षेत्र में एक अच्छे परंपरा, एक अच्छे विधि व्यवस्था का निर्माण करने के लिए, विकसित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। और सबसे मेन मकसद है कि यहाँ के आदिवासी भाइयों का विकास हो सके, उसके लिए पेशा कानून है। राइट, और देखिए इसका आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि राज्यों में जो प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही है, अभी राज्य में जो भी प्रशासन चल रहा है, जो भी नियम कानून चल रहा है, उनका विस्तार इन क्षेत्रों तक नहीं हो पाता है। सही बात है, आदिवासियों के इलाकों तक वो योजना, वो नियम कानून नहीं पहुंच पाता, जिससे ये लोग दूसरे लोगों की अपेक्षा अछूता रह जाते हैं। आप सभी को पता है वो ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग कहाँ पे रहते हैं? जंगल झाड़ में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं। राइट, तो उनके पास सुविधा नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से ये सबका आर्थिक स्थिति और आपका सामाजिक स्थिति, पिछड़ापन सभी प्रकार आप लोग देखने को मिलता है। राइट, चलिए आगे देखिए, उनका विस्तार इन क्षेत्रों तक नहीं हो पाता है। इस कानून का उद्देश्य पंचायतों के संवैधानिक प्रावधानों और आदिवासियों विशेष पारंपरिक अधिकारों के बीच सामंजस्य करना है। पेशा एक्ट के उद्देश्य इस प्रकार है। ठीक है, तो किस प्रकार के वो आप लोग बताएंगे, और ये उद्देश्य है ही है आप लोग, पेशा एक्ट का उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों का खुद का कानून है, खुद का कानून को जब तक से आदिवासी भाई लोग किसी भी तरह का खनन हो रहा है, चाहे कोयला खदान खोलना है, चाहे फैक्ट्री लग रहा है, जब तक से ग्राम सभा नहीं होगा, जब तक से ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी, तब तक से कुछ नहीं होगा। राइट, चलिए आगे देखिए। पंचायत, देखिए सबसे पहला उद्देश्य देखिए, पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान के भाग 9 के प्रावधान को कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक जाना। पंचायत का जो आप लोग अभी लागू है, पूरे देश में पंचायत राज्य व्यवस्था लागू है, उसके साथ कुछ संशोधन करके ये अनुसूचित क्षेत्र तक ये जाना, यही पेशा कानून है, ताकि आदिवासियों का समुचित विकास हो सके। साथ ही साथ देखिए, आदिवासी आवधिक स्वशासन प्रदान करना, और इसका मूल उद्देश्य ही है आदिवासी भाइयों का खुद का शासन प्रशासन स्थापित करना, खुद का शासन स्थापित करना। आज देखे होंगे आदिवासी भाई लोगों को क्या दुर्दशा है। राइट, आगे देखिए, ग्राम सभा क्या है? ग्राम शासन स्थापित करना, यानी कि गांव का शासन स्थापित करना। अभी तो सरकार का ना शासन चल रहा है, गांव का शासन कहां चल रहा है? सरकार के वो जो मुखिया सरपंच सरकार के इशारे पे काम करते हैं, आप सभी को देखे होंगे। राइट, तो ग्राम शासन स्थापित करना और ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाना, और ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाना ताकि आदिवासियों की जो पारंपरिक प्रथाएं हैं वो कभी टूटना नहीं चाहिए। अगर उसका पारंपरिक जो प्रथाएं है वही टूट जाएगा, वही छूट जाएगा, तो उसका अस्तित्व क्या रहेगा? पहचान इंसान की क्या होता है? उसका पौराणिक प्रथा। इसलिए उसके अनुसार प्रशासनिक ढांचा विकसित करना और आदिवासियों के पारंपरिक ढांचे के अनुरूप ही आप लोगों को विकसित करना है, प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित करना है, ताकि आदिवासियों का समुचित विकास हो सके। देखिए आगे है, आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण
जो भी आदिवासी परंपरा है, रीति रिवाज है, कल्चर है, वो सबको संरक्षण प्रदान करना, वो खत्म ना होए, इसके लिए आप लोगों को पेसा एक्ट लाया गया है। साथ ही साथ देखिए, आदिवासियों की आवश्यकताओं के अनुसार पंचायतों को शक्तिशाली बनाना और आदिवासियों के अकॉर्डिंग ही पंचायत को शक्तिशाली बनाना, ताकि आदिवासी लोग विकसित हो सके, राइट। इसीलिए तो लाया गया है। आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि वो जनरल के समान वो भी आगे बढ़े, आगे ऊंचा हुए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आजादी का 75-77 साल हो गया, लेकिन आज भी वहीं को वहीं है। सरकार के द्वारा बड़े बड़े डींगे हाँकी जाती हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया जाएगा, बड़ा बड़ा बातें किया जाएगा कि हम ये किए वो किए, लेकिन धरातल में आते आते क्या होता है? गोलगप्पा, सन्नाटा, ऐसा आप लोग देखने को मिलता है, राइट। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, पेशा अधिनियम आदिवासी समुदायों को उनके क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि देखिए, सबसे पहला अधिकार क्या होगा आदिवासियों को पेशा कानून लागू होने से, कि प्राकृतिक संसाधनों पर सीधा अधिकार हो जाएगा आदिवासी भाइयों का। ये सब कभी हस्तक्षेप किए कुछ नहीं हो सकता। भूमि, कोई भी जमीन का खरीद बिक्री नहीं कर सकते जब तक ग्राम सभा आदेश नहीं देगा, तब तक नहीं हो सकता है। जल जंगल के प्रबंधन और उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करना। देखिए, मैन कहा जाता है कि आदिवासी भाई लोग ही जल जंगल ये सबको बचा रहे हैं, तो उसके लिए ही इस तरह का आप लोग का लाया गया है, ताकि प्राकृतिक संसाधन, ये जमीन किसी प्रकार का कोई भी खरीद ना सके, आदिवासियों की जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सका, जल का संरक्षण हो सके, आप लोग का जंगलों का प्रबंधन संरक्षण हो सके, और उपयोग पर नियंत्रण प्रदान किया जा सकते हैं। और सारा इस सब में अधिकार किसका होगा? यहाँ के आदिवासियों को होगा, ST/SC समाज को होगा, राइट। तो देखिए कितना फायदा है, तो बहुत ही अच्छा ये लागू हो जाना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों का फायदा हो सके। आगे देखिए, अब हम लोग देखिए उद्देश्य के बारे में हम लोग जान लें, तो पेशा अधिनियम के विशेषता की, इसका भी कुछ विशेषता होगा, बिना विशेषता तो नहीं होगा, है ना। तो हर चीज का कुछ न कुछ क्वालिटी होता है, गुण होता है, तो इसके हम लोग गुणों के बारे में जानेंगे, राइट। तो देखिए, तो इसके गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राइज कानून, प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होगा। देखिए समझिए, इसका विशेषता क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जो ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उसमें पंचायतों पर राइज कानून, प्रथागत कानून, सामाजिक धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप, यानी कि जो आदिवासी के भाई लोग का पारंपरिक नियम कानून है, उसी के अनुरूप ये काम होगा और उन्हीं के नियम कानून के आधार पे चलेगा पंचायत राज। आगे देखिए, एक गांव में सामान्यतः देखिए एक बस्ती या बस्तियों का समूह होता है। सही बात है, एक गांव में क्या होता है? बस्ती या बस्तियों का एक समूह होता है, ग्रुप्स ऑफ विलेज, या एक पूर्वों का समूह होता शामिल होता है, जिसमें क्या होता है? समुदाय होता है, एक कम्युनिटी होता है, राइट, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार अपने कार्यों का प्रबंधन करेगा, राइट। एक गांव क्या होता है? एक कस्बा होता है, एक गांव होता है, एक लोगों का समूह होता है, और वो लोग क्या करेंगे? अपने रीति रिवाज, परंपरा, ट्रेडिशनल कल्चर के साथ समन्वय स्थापित करके अपना काम करेंगे, ताकि आदिवासियों क्या हो सके? संरक्षण हो सके, आदिवासियों के साथ शोषण नहीं होगा, राइट। आगे चलिए, देखिए प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, और प्रत्येक गांव में, अभी तो आप लोग 7-8 गांव मिलकर एक पंचायत का होता है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक गांव को यह अधिकार होगा कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगा। आपके गांव में अगर कोयला खदान है तो बिना ग्राम सभा की अनुमति के वहां पे सरकार भी खनन नहीं कर सकता है, इतना पावर रहेगा। एक प्रकार से क्या होगा? खनिज संपदाओं को बचाया जा सकता है। खनिज संपदा बचेंगे तो यहाँ के आदिवासी भाई लोग बचेंगे, आदिवासी भाई लोग बचेंगे तो खनिज संपदा बचेगा, राइट। तो देखिए प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें वे लोग शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में, ग्राम स्तर पे जो पंचायत समिति होता है, वोटर ID कार्ड जिसका रहेगा वही ये ग्राम सभा के क्या होंगे? सदस्य होंगे, राइट। देखिए प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों, और ये जो प्रत्येक आप लोग ग्राम सभा के लोग रहेंगे, ये अपने पारंपरिक रीति रिवाज और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद
समाधान के प्रथागत तरीके की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सक्षम होगी। राइट, यानी कि पहले जो जिस तरह का विधि व्यवस्था चल रहा था, जब पंचायती राज नहीं लागू हुआ था, है ना, पंचायत राज झारखंड में नहीं लागू हुआ था, भारत में नहीं लागू हुआ था, उस समय जिस तरह की जो परंपरा चल रहा था आदिवासियों के द्वारा, उसी प्रकार का परंपरा चलेगा। कोई भी झगड़ा उगड़ा होगा तो अभी देखते हैं कि कोर्ट कचहरी चल जाता है, लेकिन वो गांव में ही बैठ के उसका समाधान होगा। अरे पैसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा में ही उसका सारा समाधान होगा, वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है। ठीक है, ग्राम सभा के लोग परंपराओं और रीति रिवाजों, उसका जो सांस्कृतिक पहचान रहेगा, सामुदायिक संसाधन और जो भी विवाद रहेगा, वो अपने तरीके से वो लोग उसको संरक्षण प्राप्त कर सकेंगे और उसके अनुरूप उसमें कार्य करेंगे। ये तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक ग्राम सभा और क्या होगा, प्रत्येक ग्राम सभा में देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में क्या होगा, योजनाएं आएंगी। कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वयन उठाए जाने से पहले अनुमोदित करना होगा। ठीक है, देखिए कोई विकास के लिए योजना आएगा तो सबसे पहले जब सबसे अनुमोदन ग्राम सभा के द्वारा नहीं किया जाएगा तब तक से कोई भी विकास का काम नहीं होगा, किसी प्रकार का खनन का काम नहीं होगा, किसी प्रकार के जमीन का लेन देन नहीं हो जब तक से ग्राम सभा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। राइट, आगे देखिए, गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान के लिए जिम्मेवार होना। और ग्राम सभा क्या करेगी, गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करेगा, उसके लिए ग्राम सभा ही जिम्मेवार होगा। राइट, देखिए आगे देखिए, ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत को उपरोक्त योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए धन के उपयोग का प्रमाण ग्राम सभा को प्राप्त करना होगा। और ग्राम सभा के माध्यम से ही सारा चीज, ये जो भी योजना परियोजना आएगा उसके अनुमोदन के बाद ही लागू होगा। राइट, आगे देखिए, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी ट्राइबल क्षेत्र रहेंगे, ठीक है, उसमें सीटों का आरक्षण उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। देखिए कोई भी जाति रहेंगे, जैसे कि संथाल है तो संथाल के उस पंचायत में देखा जाएगा कि उसमें उसका जनसंख्या है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको वहां पे आरक्षित किया जाएगा, वहां पे क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। राइट, यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे, यहां तक आप लोग क्लियर। तो देखिए उनके लिए क्या है कि अच्छा, जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आरक्षण दिया जाना अपेक्षित है और जिनको पंचायती राज में भाग 9 के तहत आरक्षण दिया जाता है। राइट, तथापि देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। और जनजातियों के जो आप लोग बता देना, आरक्षण जितना भी सीट रहेगा उसका आधा से कम नहीं होना चाहिए। राइट, देखिए इसके अलावा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, पेशा कानून जब जिस भी क्षेत्र में, जिस भी आप लोग जिला में लागू होगा, उस क्षेत्र का जितना भी आरक्षित क्षेत्र रहेगा वो अनुसूचित जनजातियों के लिए ही आरक्षित रहेगा। राइट, तो एक प्रकार से अच्छा ही कह सकते हैं। देखिए आगे कि राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को मनोनीत कर सकेगी और राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को मनोनीत कर सकेंगी जिनका मध्यवर्ती स्तर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, और सरकार के द्वारा इस तरह का व्यवस्था किया जाएगा कि जिसका भी ग्राम स्तर या पंचायत स्तर में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है उसके लिए आरक्षित करेगी सरकार। राइट, राज्य सरकार। आगे देखिए ऐसा नामांकन उस पंचायत में निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों के 10वें भाग से अधिक नहीं होगा। और ऐसा कुल आप लोग जो भी निर्वाचित होने वाले सदस्य रहेंगे उसके 1/10वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए आगे देखिए, विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले, देखिए कोई भी विकास योजना आएगा, ठीक है, और उसको भूमि अधिग्रहण करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास
पुनर्वास से पहले ग्राम सभा उपयुक्त स्तर पर पंचायतों से परामर्श किया जाएगा। अगर कोई भी विकास योजना के लिए कार्य लाया जा रहा है तो भूमि अधिग्रहण करना है तो उसके पहले क्या करना होगा। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजना प्रभावित और व्यक्तियों, जो भी उस क्षेत्र के प्रभावित व्यक्ति होंगे, सबसे पहले उसको पुनर्वास, यानी कि मान चलिए कोयला खदान खोलना है, ठीक है, तो उसके लिए ग्राम सभा सबसे अनुमति लेना होगा। वहां से जो भी व्यक्ति प्रभावित होंगे उसको पुनर्वास देना होगा। या देखिए, पुनर्वास से भी पहले ग्राम सभा से आप लोग क्या करना होगा, अनुमति लेना होगा, परमिशन लेना होगा, ग्राम सभा को बैठक होगा, उसके बाद जो सामूहिक निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसमें काम किया जाएगा। वही है, उपयुक्त स्तर पर पंचायतों से परामर्श लिया जाएगा। इसके पंचायत स्तर में भी आप लोग होता है, उससे परामर्श लेके ही इसमें कुछ हो सकता है। और अभी तो क्या होता है, डायरेक्ट सरकार आदेश दे देगा, वहां जाके खनन करना डायरेक्ट होने लगता है और यहाँ के लोगों के साथ शोषण होने लगता है। जिसका जमीन गया, जिसका सारा चीज गया, वो एक दो वक्त रोटी के लिए तरस रहे। आप लोग देखे होंगे हाल ही में धनबाद में, जिसका जमीन गया, जिसका कोयला गया, वो लोग को हटाया जा रहा है, सही है, लेकिन उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और फिर रोजगार मिलना चाहिए, पुनर्वास की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन उस तरह नहीं हो रहा। वही जब पेशा एक्ट लागू हो जाएगा तो आप लोग को इस प्रकार का आप लोग व्यवस्था देखने को मिलेंगी। आगे देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन का समन्वय राज्य स्तर पे किया जाएगा। और ये कौन से स्तर पे, राज्य स्तर पे ये किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकाय योजना और प्रबंधन का कार्य उचित स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा। और जो भी आप लोग देखिए अनुसूचित क्षेत्र में जो भी देखिए नल जल योजना रहेगा, इस प्रकार का अगर योजना आता है तो सबसे पहले वो कौन काम कराएगा, ग्राम पंचायत कराएगा। पंचायत के लोग ही उसको करवाएंगे, बाहर के लोग उसमें नहीं करवा सकते हैं। राइट, चलिए आगे देखिए, आगे है आप लोग का कि अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस से खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा या उचित स्तर पर पंचायतों की सिफारिश अनिवार्य होगा। हाँ, वही आप लोग तभी से हम बता रहे हैं कि आप लोग अनुसूचित क्षेत्र में अगर खनिज का अगर लाइसेंस लेना है, किसी को खनिज पट्टा का लाइसेंस देना है तो उसके लिए सरकार से अनुमति नहीं लेना है, बल्कि ग्राम सभा से लेना है। राइट, इसीलिए तो पेशा कानून लागू किया गया ताकि ये लोग का स्वामित्व यानी कि खुद का शासन स्थापित हो सके। एक प्रकार से खुद का शासन स्थापित हो रहा है, ग्राम सभा से परमिशन लिया जाएगा जब खनन होगा। राइट, चलिए आगे, नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन हेतु रियायत प्रदान करने की ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफारिश अनिवार्य होगा। अगर कोई चीज का जमीन या खनिज का नीलाम हो रहा है तो उसके लिए भी ग्राम सभा की अनुमति लेना होगा, या फिर उसके स्तर के जो भी पंचायत की आप लोग का कमिटी रहेगा उसे सिफारिश करवाना होगा, तब जाके होगा। जब तक से सिफारिश नहीं करेगा, जब तक से अनुमोदन नहीं करेगा, तब तक से नहीं हो सकता है। राइट, चलिए आगे, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करते समय जो स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, राज्य विधानमंडल ये सुनिश्चित करेगा कि उपयुक्त स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा को विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियां और राज्य सरकार के द्वारा देखिए क्या क्या आप लोग का शक्तियां प्रदान किया जाएगा। पेशा एक्ट जब लागू होगा उस समय देखिए कि किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने या उसे विनिमय या प्रतिबंधित करने की शक्ति होगा। देखिए, ग्राम सभा को क्या होगा, सबसे पहले मादक यानी कि नशीला पदार्थ जो भी होगा, झारखंड बर्बाद है ये दारू और हड़िया चक्कर में ही ये सब ये लोग मतलब प्रतिबंध करने का ये सबके पास शक्ति रहेगा। नशीले पदार्थ को ये सब बैन करवा सकते हैं, ये ग्राम सभा का यह अधिकार दिया जाएगा। साथ साथ देखिए लघु वन उपज का स्वामित्व, और जो भी लघु वन रहेगा यानी कि जंगल का स्वामित्व ग्राम सभा के लोग ही रहेंगे। एक प्रकार से खुद का शासन स्थापित हो रहा है, पहले जिस तरह से आदिवासियों का होता था उस तरह का होगा। राइट, आगे देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने और अनुसूचित जनजातियों की किसी भी गैर कानूनी रूप से हस्तांतरण भूमि को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई की शक्ति रहेगा। और कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से अगर आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन को हड़पता है तो उसमें कार्रवाई करने का अधिकार ये ग्राम सभा को दिया जाएगा। वही बोल रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने और अनुसूचित जनजातियों की किसी भी गैर कानूनी रूप से हस्तांतरण भूमि को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई यानी कि फिर से
ग्राम सभा चाहेगी तो उसको वापस कर सकती है। अभी देख रहे होंगे भूमिहरी जमीन को अभी आदमी खरीद बिक्री कर ले रहा है। इससे क्या होगा, क्योंकि आदिवासियों का तो आपका पैसा फिर से आ सकता है लेकिन जमीन फिर से नहीं आ सकता, क्योंकि जमीन उसका सीमित दायरा है। जमीन घट बढ़ नहीं सकता है लेकिन पैसा जीवन में घट बढ़ सकता है, राइट। आगे देखिए, गांव के बाजारों का प्रबंधन की शक्ति, और क्या शक्ति दिया जाएगा, गांव के बाजार का जो भी मैनेजमेंट रहेगा ग्राम सभा के द्वारा ही होगा। हाट जो बाजार लगता है, राइट। आगे देखिए, अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति, और अनुसूचित जनजाति को धन उधार देने का शक्ति यानी कि कर्जा देने का भी शक्ति ग्राम सभा को पास रहेगा, राइट। आगे देखिए, सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति रहेगा किसके पास, ग्राम सभा के पास। तो ये यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा, क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए, स्थायी योजनाओं और जनजातीय उप योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए संसाधनों की नियंत्रण करना, और जो भी योजना रहेगा स्थानीय स्तर पे जो भी आप लोग आएगा उसको एक प्रकार से क्या करना है, नियंत्रित करने का भी शक्ति किसका रहेगा, ग्राम सभा को ही रहेगा। राज्य विधान में यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, उच्च स्तर पर पंचायतें निचले स्तर पर किसी पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारों को ग्रहण नहीं कर लेगा, राइट। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करते समय संविधान के 6ठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगी। जो 6ठी अनुसरण में जिक्र किया गया है उसका अनुसरण सरकार करने का काम करेगी। साथ ही साथ देखिए, किसी कानून अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित का कोई प्रावधान जो इस अधिनियम के प्रावधानों असंगत थे, इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति पर लागू नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। देखिए, ऐसी तिथि से तुरंत पहले विद्वान सभी पंचायतें अपनी कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी जब तक कि उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा पहले ही भंग नहीं कर दिया जाए। चलिए आगे। तो हम लोग जान लिए विशेषता के बारे हम लोग जान लिए, ठीक है। और आप लोग समझ में आ गया होगा क्या बेनिफिट यहाँ के आदिवासियों को होने वाला है, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आप लोग आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि पेशा अधिनियम 1996 का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यह भी जानना बेहद जरूरी है, राइट। तो देखिए, जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण, राइट। देखिए, जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है। जो भी ट्राइबल कम्युनिटी रहेगा उसको एक प्रकार से क्या करना है, शक्ति देना, पावर देना। तो देखिए, पेशा अधिनियम जनजातीय समुदायों को स्वशासन में अधिक भूमिका और अधिकार प्रदान उन्हें सशक्त बनाता है, ठीक है। जनजातीय समुदाय को क्या स्वशासन दिया जाएगा, खुद को अधिकार प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा, राइट, और उसको सशक्त बनाया जाएगा यानी कि मजबूत बनाया जाएगा। आगे देखिए, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, और क्या होगा, पेशा एक्ट लागू होने से जनजातियों का जो संस्कृति है, कल्चर है, उसका जो ट्रेडिशन है वो सिक्योर रहेगा, उसके लिए पेशा एक्ट लाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए, पेशा अधिनियम जनजातीय समुदायों की विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को स्वीकार करता है। पेशा अधिनियम ही है जो कि आदिवासियों की जो भी सांस्कृतिक है, जो भी सामाजिक परंपरा है उसको स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है और उनकी रक्षा करने का प्रयास करती है। और ये आप लोगों का पेशा एक्ट ही है उनके जो सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर को क्या करती है, संरक्षण करने का काम करती है, राइट, रक्षा करने का काम करती है। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, और क्या होता है, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे कि खनिज है ना, आप लोग जितने भी झारखंड में खनिज संपदा है आप सभी पता होगा, पूरे भारत का 40% खनिज संपदा झारखंड में पाया जाता है। लेकिन झारखंड का दुर्दशा देखिए, तो इसमें क्या होगा, पेशा एक्ट लागू होने से प्राकृतिक संसाधनों पर सीधा नियंत्रण आदिवासी भाइयों को हो जाएगा। और देखिए, पेशा अधिनियम आदिवासी समुदायों को उनके क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन जो भी जैसे कि भूमि हो गया, जल हो गया, जंगल हो गया, ये सब का प्रबंधन उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करता है। इससे उनकी आजीविका की सुरक्षा, ठीक है, उनके जो रोजमर्रा के
देन है ना, उसका सुरक्षा होगा। बाहरी संस्थाओं द्वारा शोषण को रोकने में मदद मिलेगा और जो भी लोग से शोषण होता था वो शोषण नहीं हो पाएगा। आदिवासियों को देख रहे हैं जल जंगल को लूटा जा रहा है, खनिज संपदाओं को दोहन हो रहा है, खनिज संपदाओं के दोहन, जंगल को उजाड़ा जा रहा है, नदी नाला को बर्बाद किया जा रहा है, यानी कि आदिवासियों को समाप्त किया जा रहा है। राइट, चलिए आगे। तो देखिए हम लोग तो बात कर लिए इसके इंपॉर्टेंस के बारे, ठीक है, इसका और बहुत सारे इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा क्यों जरूरी है आदिवासी भाइयों के लिए। राइट, और क्यों आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो देखिए भूमि अधिकार और हस्तांतरण की रोकथाम, और क्या होगा कि पेसा एक्ट एक सेकेंड लागू होने का, जो भी आदिवासियों की जमीन को बेचा जाता है या जो भी व्यक्ति बाहर के लोग जो खरीद पाते हैं उसमें रोक लगी। कोई भी बाहर के आदमी जमीन को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। राइट, देखिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के किसी भी हस्तांतरण को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता को अनिवार्य बनाकर पेशा अधिनियम जनजाति भूमि को हस्तांतरण के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह ग्राम सभा को शक्ति दिया जाता है इसमें कि बिना ग्राम सभा का अनुमोदन के किसी प्रकार का जमीन का हस्तांतरण नहीं होगा। कुल मिला के आदिवासी जमीन आदिवासी ले सकता है, दूसरे आदमी नहीं ले सकता है। राइट, आगे देखिए समावेशी और सहभागी शासन, यानी कि सभी के साथ सहभागी शासन, ठीक है, समावेशी शासन वही हुआ। तो देखिए इसमें क्या संरक्षण प्राप्त होगा समावेशी शासन व्यवस्था। तो देखिए विशिष्ट संशोधनों के साथ पंचायती राज संस्थाओं का अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित करके, यानी कि जो भी विशिष्ट संशोधन रहेगा उसको पंचायती राज संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित किया जाएगा, यानी कि बढ़ाया जाएगा। और पेशा अधिनियम समावेशी और सहभागी शासन को बढ़ावा देता है। और ये पेशा अधिनियम है क्या करता है, समावेशी और सहभागी शासन व्यवस्था को ये बढ़ावा देने का काम करती है। और यह सुनिश्चित करता है कि विकास योजनाएं और परियोजनाएं आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ बनाई और कार्यान्वित की जाए। और ये व्यवस्था कौन करता है, पेशा एक्ट करता है। तो बताइए कितना फायदा होगा आप लोग का। तो इसके लिए आप लोग बोल रहे थे एक होइए, एक रहिएगा तो सेफ रहिएगा, बटिएगा तो फिर छटिएगा। एकता में बल है, पता है ना। अगर आज आदिवासी भाई लोग एक रहते, झारखंड के समस्त लोग एक रहते तो आज सरना धर्म कोड लागू हुआ रहता। राइट, लेकिन नहीं, यहाँ झारखंड के लोग खुद में लड़ मरते हैं तो बाहर के लोग राज करेंगे ही, जाहिर सी बात है। आगे देखिए विकेंद्रीकृत निर्णय निर्माण। तो देखिए पेशा अधिनियम ग्राम सभा और पंचायतों को निर्णय निर्माण का विकेंद्रीकृत करता है। और पंचायत, ये जो पेशा अधिनियम है क्या करता है, ग्राम सभा पंचायतों को निर्णय निर्माण लेने का एक केंद्रीकरण करता है। ठीक है, डिसीजन और आता है ग्राम सभा पंचायतों को ही, जिससे अधिक स्थानीयकृत और प्रासंगिक प्रशासन संभव होता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय आदिवासी आबादी की जरूरतों और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए पारंपरिक संस्थाओं की कानूनी मान्यता। जो भी आदिवासी की परंपरा रहेगा, संस्था रहेगा, वो सबको एक प्रकार से क्या मान्यता दिया जाएगा। राइट, चलिए आगे देखिए पेशा अधिनियम पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं और प्रथागत कानूनों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। पारंपरिक शासन प्रणालियों को वैधानिक पंचायती राज संस्थाओं के साथ एकीकरण, समुदाय के भीतर सामाजिक सद्भाव और प्रभावी संघर्ष समाधान को बनाए रखने में मदद करता है। राइट, और देखिए ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना। ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना ये क्या है, तो चलिए इसको जानते हैं। तो देखिए पेशा अधिनियम आदिवासी समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाली ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करता है, जिसमें हाशिए पर रहना, शोषण और प्रतिनिधित्व की कमी शामिल है। राइट, शासन और विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके पेशा का उद्देश्य इन पिछड़े अन्यायों को सुधारना है। राइट, देखिए कितना बेनिफिट आप लोग के लिए है, तो इसका फायदा आप लोग लेना है तो इसके लिए आवाज उठाना होगा। राइट, आगे देखिए सतत विकास क्या होगा, निरंतर विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास आदिवासियों को होगा, क्षेत्र विकास हुआ, यहाँ के लोगों का विकास होगा। स्थानीय समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा। जो भी स्थानीय लोकल लोग रहेंगे, ग्राम सभा रहेगा, उसको प्राकृतिक संसाधनों का सदा नियंत्रण रहेगा। पेशा अधिनियम सतत विकास को बढ़ावा देता है। पेशा अधिनियम क्या है, ये निरंतर विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
ठीक है, उसको क्या देता है, बढ़ावा देता है। सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने वाले आदिवासियों पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। आगे देखिए, आदिवासियों के लिए लाभ सुनिश्चित करना, कैसे आदिवासियों के लिए लाभ सुनिश्चित होगा, तो उसके बारे में आप लोग जानिए। तो देखिए, PESA यानी कि पैसा अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राम सभाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करनी, यानी कि ग्राम सभा ही पहचान करेगा कि किसका कौन किस लायक है, किसको राशन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। आजकल देखते हैं मुखिया, सरपंच, विधायक लोग भी सरकार का राशन उठा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य कह सकते हैं, राइट। यह सुनिश्चित करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं कि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे, यानी कि जो उसका योग है उसी को मिले। आप देखते होंगे जिसका दुकान है, बड़ा बड़ा होलसेलर दुकान है, वो भी राशन उठा रहा है, वो भी सरकारी लाभ उठा रहा है, उसको तो जरूरत नहीं है। और देखिए, भ्रष्टाचार और गलत आवंटन के मुद्दों को समाधान भी कौन करेगी, ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था पैसा अधिनियम के बारे में, आप लोग A to Z पता चल गया होगा। आदिवासियों को क्या बेनिफिट होने वाला, नहीं होने वाला, सारा आप लोग A to Z बताएं, ठीक है। इसके बाद आप लोग कोई सा भी पैसा एक्ट के बारे में आप लोग जानने की आवश्यकता ही नहीं होगा, क्योंकि आपको सारा डिटेल्स में बता दी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग जागरूक हो सके और पैसा कानून के लिए अपना आवाज उठा सके और झारखंड में पैसा कानून लागू हो, ताकि यहाँ के आदिवासियों का संरक्षण प्राप्त हो सके, है ना। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो आर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं।